Hello students, very warm welcome. So back again with a new week, new chapter of PYQ series for maths. First of all, thanks a lot for giving so much love to the series, and we just hope that we keep on delivering, we keep on working as hard as possible to make this one of the best things that you have seen online. Now this particular chapter, as you can see at the backdrop, is vector algebra for this week, and it is one of the most important chapters with respect to JEE Main, जिसको आप कहते हैं ना लो इनपुट हाई आउटपुट मैथोंगो की भाषा में लो इनपुट कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट अगर निकालना है तो एक उस तरीके का टॉपिक है. बट ओवर रीसेंट टाइम गुड क्वेश्चन हैव स्टार्टेड टू बीन आस्क्ड एट दिस चैप्टर आल्सो. सो 2024 में समझते हैं किस तरीके के सवाल आए. अगला चैप्टर होने वाला है वेक्टर 3D. तो कमाल की बात है अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को क्लब कर देते हैं तो 12 से 16 नंबर हर हाल में आपको these two chapters can give you that 16 marks. अब समझना है आपने कितना बेटर प्रिपेयर करा है विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड. एक होता है दैट यू हैव प्रिपेयर्ड बट आप फिर भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मे बी बिकॉज यू हैव नॉट सॉल्व द राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन और राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड. तो ये वीडियोस उन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही हैं जहां पर हम आपको एक चेक पॉइंट की तरीके से प्रिपरेशन करा पाए और एक पूरी एक तरीके से लेक्चर को एक क्वेश्चंस की मदद से पूरा समरी भी दे पाए. तो प्लीज सिट टाइट. Before I give it to Prince sir, just to give you a reminder that session PDFs and similar questions for practice are available on Mathongo Courses app. This PYQ series is completely free on that app so that you can prepare distraction free and with a lot of good question problem solving. So link is in the description box. You guys can go and check that out as well. And now over to Prince sir to make sure that vector algebra में आप इस समय maximum learning लें और जो वो 8 marks आने वाले हैं vector algebra से you consolidate that 8 marks. God bless. Over to Prince sir. Hello everyone, welcome to the session and today we are going to discuss the top PYQs of JEE Main 2024 from the chapter Vector Algebra. अब वेक्टर अलजेब्रा हमारा फेवरेट चैप्टर है. क्यों? दो रीजन है उसके. पहला रीजन तो बिल्कुल इजी चैप्टर है और जो टॉपिक्स हमें थोड़े से मुश्किल लगते होते थे ना पहले, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो तो वैसे सिलेबस से रिमूव हो गए हैं. तो पीछे बचा क्या? बिल्कुल सिंपल से टॉपिक्स बचते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट. तो जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स होते हैं सिर्फ वो वाले बच रहे हैं हमारे पास. सो ये तो हो गया पहला रीजन कि बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और बिल्कुल ईजी चैप्टर है. एंड सेकेंड रीजन इज कि भले ही काफी चीजें रिमूव हो गई हैं सिलेबस से बट स्टिल इसकी वेटेज अभी भी काफी अच्छी चल रही है जेईई मेन के अंदर. सो 2024 की अगर स्पेसिफिकली बात करें सो ऑन एन एवरेज 1.5 क्वेश्चन पूछा गया था एक पेपर के अंदर. सो फ्यूचर में भी वी कैन एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है. यस, तो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी इसकी और हमें इंश्योर करना है कि भाई जो भी 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे वो तो कम से कम हमें स्कोर करने ही करने हैं. राइट, ठीक बात है. तो यही पर्पज है इस सेशन का. 2024 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगी साथ साथ में और आइडिया भी लग जाएगा कि अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. यस, ठीक बात है. तो स्टार्ट करा जाए. ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज रीड द स्टेटमेंट. कंसीडर अ ट्राइंगल ABC वेयर A, B एंड C आर गिवन. तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ठीक बात है. इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, एंगल बाइसेक्टर की बात हो गई है, meets the line BC at D, then the length of the projection of the vector AD on the vector AC is. पहली चीज क्या नोटिस कर पा रहा हूं मैं कि सर प्रोजेक्शन पूछा गया है और जब भी प्रोजेक्शन पूछी जाती है ना हमेशा फॉर्मूला यूज करा जाता है, कुछ दिमाग नहीं लगाना. क्या फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यस, अपॉन में जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है उसका मैग्नीट्यूड. ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे. तो अब ये मेरा टारगेट है, AD डॉट AC फाइंड करना है, AC का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो कैसे आएगा देखना पड़ेगा. पहले ना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, वहां से थोड़ा आइडिया लग जाएगा. यस, सो लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC. देखो क्या कुछ पता है हमें, तीनों वर्टिसेस तो पता ही है, लिख लेते हैं जल्दी से. और एक चीज मुझे पता होनी चाहिए कि जो वर्टिसेस हैं वो मुझे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, बट ऐसा भी हो सकता था कि वो पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में दे रखे होते. सो अगर दे रखा होता था ना कि I + 3J + 2K ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तब भी एक ही बात है, सेम थिंग, चाहे पोजीशन वेक्टर बोल दो चाहे कोऑर्डिनेट्स बोल दो. यस, ठीक है. तो ट्राइंगल गिवन है, AD उसका एंगल बाइसेक्टर है. सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट्स द लाइन BC at D. सही बात है, यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं.
सो ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूजन ये कर देते हैं कि डी को ना परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट भी नहीं है, मीडियन भी नहीं है, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान रखना सब में डिफरेंस होता है ना। तो ठीक है, एडी तो एंगल बाइसेक्टर है। चाहिए क्या मुझे, अब दोबारा से देखते हैं। द टारगेट इज टू फाइंड एडी डॉट एसी अपॉन एसी का मैग्नीट्यूड। एसी का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा सर, ए पता है, सी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, एसी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एसी वेक्टर पता है क्या, हाँ जी एसी वेक्टर भी पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एडी वेक्टर पता है क्या, नहीं एडी वेक्टर नहीं पता। तो पता चल गया कि हमारा टारगेट क्या है ना, एडी वेक्टर फाइंड करने का टारगेट है। ये बता दो सोच के कैसे फाइंड करोगे। इफ एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, हाउ टू फाइंड द वेक्टर एडी। एक कंसेप्ट तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है ना, पता होना चाहिए हमें कि जब भी दो वेक्टर्स गिवन होते हैं हमें, वेक्टर ए इज गिवन, वेक्टर बी इज गिवन, तो उनके एंगल बाइसेक्टर वाला जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा ए कैप प्लस बी कैप होती है। तो एक तरीका तो ये नजर आ रहा है कि ये जो एडी वाला वेक्टर बनेगा ना सर, इसको लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। ए कैप प्लस बी कैप का मतलब ए बी का कैप प्लस ए सी का कैप, एक तो ये करा जा सकता है। यस, ये तो हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है तो उस केस में उसकी डायरेक्शन होती है लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। सो ये कंसेप्ट याद रखना एंगल बाइसेक्टर का। एक तो ये कंसेप्ट का यूज करा जा सकता है, सोच के बताओ यूज करें क्या, क्या एडी को लिख ले लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। बट प्रॉब्लम क्या आएगी सर, लैम्डा नहीं फाइंड कर पाएंगे, एडी का मैग्नीट्यूड तो पता ही नहीं मुझे। जब तक मैग्नीट्यूड नहीं पता डी की वैल्यू नहीं आएगी, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे, वेक्टर नहीं आएगा। यस, तो कोई और तरीका सोचना पड़ेगा एडी वेक्टर फाइंड करने का। और कौन सा तरीका नजर आ रहा है, याद करो स्ट्रेट लाइंस वाले चैप्टर को याद करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सीखा था हमने कि सर जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है ना, तो एक मेरे पास और ऑप्शन होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। याद आया, क्या होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि अगर ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा गया, सो ए से जाने वाली जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनकी रेशियो और बी डी अपॉन सी डी, ये वाली रेशियो दोनों बराबर होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखा जाएगा। अगर ए डी अगर एंगल बाइसेक्टर है, उसी केस में ये चीज ट्रू होगी। अब क्या होगा कि सर ए बी की लेंथ तो फाइंड कर लूंगा मैं, ए सी की लेंथ भी फाइंड कर लूंगा, उससे क्या होगा बी डी और सी डी की रेशियो आ जाएगी। और अगर बी डी और सी डी की रेशियो आ गई, फिर तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और अगर डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए फिर तो बात ही बन गई है, पूरा वेक्टर एडी पता चल जाएगा। एडी पता चल गया तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब पूरा थॉट प्रोसेस हमें क्लियर है, पूरा मेथड क्लियर है कि ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैलकुलेशन बची कर देते हैं जल्दी से। यस, तो कर दो कंप्लीट। ए बी की लेंथ बता दो कितनी आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ए सी की लेंथ चेक करो, अगेन 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सेम ही आ गया क्या, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, हाँ जी सर सेम ही आ गया। ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। रेशियो कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 आने का मतलब क्या है कि ये 1:1 की रेशियो है, दैट मीन्स डी तो मिड पॉइंट हो गया। सो बाई चांस मिड पॉइंट आ गया, अच्छी बात है। अगर कोई और रेशियो आ जाती फिर भी सेक्शन फॉर्मूले लगाते, अब भी क्या करेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आ गए, सो 1/2 7 एंड 7/2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। बस अब सोल्व हो जाएगा, सब कुछ पता है। लिख लो अब एडी वाला वेक्टर देखो क्या आ रहा है, वेक्टर एडी कितना बना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सो दिस विल बिकम -1/2 then 4 then 7/2 minus 2 is 3/2. AD vector is known. AC vector चेक करो क्या आ रहा है, अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, so 2 then 3 then 5, 2 3 and 5। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो प्रोजेक्शन क्या आ चुकी है, दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन, सो -1 प्लस 12 प्लस 15/2 अपॉन AC का मैग्नीट्यूड, वो तो हमने यहां पे भी फाइंड करा था, अंडर रूट ऑफ 38। ये आंसर आ गया, कर लो कैलकुलेशन। 15/2 प्लस 11 कितना, 37/2, सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। यस, सो इजी क्वेश्चन था। एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या सीखा हमने कि सर या तो ये वाला कंसेप्ट यूज करूंगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, या लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप। तो अगर मुझे दे रखा होता ना कि एडी का मैग्नीट्यूड कितना है, फिर तो मैं ये वाला कंसेप्ट यूज करता, मैग्नीट्यूड की हेल्प से लैम्डा की वैल्यू आ जाती। बट अगर ये चीज नहीं कर पा रहे तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। यस, डन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let ABC is a triangle of area this and the vectors AB, BC and AC. ट्राइंगल गिवन है, उसका एरिया गिवन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल को देख के फॉर्मूला याद आते हैं सबसे पहले तो क्या कि सर 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है ना. वेयर ए एंड बी आर द वेक्टर्स अलोंग एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो इस फॉर्मूला का यूज करना होगा शायद. और तीनों साइड्स के अलोंग के वेक्टर्स गिवन है. डी इज ग्रेटर देन 0. अच्छा ठीक है. पूछा क्या गया, देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज. पूछा गया है तीनों में से लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी, उसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें. क्या करें, अभी तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, एक डायग्राम से शुरुआत करेंगे हमेशा. सो दिस इज द ट्राइंगल एबीसी. सारे वेक्टर्स पता है क्या, ए बी वेक्टर पता है हमें, ठीक है. वेक्टर को ना मैं आई जे के की टर्म्स में नहीं लिखूंगा एग्जाम के अंदर, मैं दूसरे वाले फॉर्मेट में लिखूंगा, कोऑर्डिनेट्स वाले फॉर्मेट में, ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा. सो 1 2 एंड -7. BC वाला वेक्टर इज A B एंड C एंड AC वेक्टर इज 6 D एंड -2. डायरेक्शन का भी ध्यान रखा करो, अगर इसने बोला है AC वेक्टर तो AC वेक्टर ही मार्क करना है, A से लेके C मार्क करना है हमें. ठीक बात है. अच्छा चाहिए क्या, मुझे पता करना है लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी. तो कैसे पता करेंगे लार्जेस्ट साइड, कि सर उसके लिए तो ना मुझे AC वाला वेक्टर भी पता करना पड़ेगा, BC वाला वेक्टर भी पता करना पड़ेगा. अगर तीनों वेक्टर्स आ गए तो फिर उनके मैग्नीट्यूड ले लेंगे. मैग्नीट्यूड आने का मतलब तीनों की लेंथ आ जाएगी, तीनों की लेंथ आ गई तो कंपैरिजन कर पाएंगे कौन सी लार्जेस्ट साइड है. तो टारगेट हमारा क्लियर है कि एक तो D की वैल्यू फाइंड करनी है, ABC फाइंड करना है. तो ये सारी चीजें फाइंड करनी है, तब जाके आंसर आ पाएगा हमारा. ठीक है. इंफॉर्मेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो ये लगा देते हैं ना. क्या करें, सो एरिया इज इक्वल टू कितना 1/2 टाइम्स, कोई भी दो साइड्स लेके उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो. कौन सी लेंगे, ये वाली दो ले लेते हैं. एक ही तो अननोन है D, तो वहां से D की वैल्यू आ जानी चाहिए. तो एक तो ये आइडिया लग रहा है कि हाफ AB क्रॉस AC ये एरिया है, और ये मुझे दे रखा है कितना 15√2. तो आ जाएगा सर, यहां से ना D की वैल्यू आ जाएगी, ये मुझे समझ में आ रहा है. ठीक है, मान लो D आ गया, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मान लो D आ गया, तो उसके बाद ये वाला वेक्टर कैसे फाइंड करोगे BC, सोच के बताना बड़े आराम से. हाउ टू फाइंड द वेक्टर BC, एक बार अगर मुझे ये D मिल चुका है तो. अब कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो है नहीं है. सो एक चीज जो हम जनरली मिस करते हैं वो क्या है कि सर ये ट्राइंगल के अलोंग के वेक्टर्स हैं, तो हम तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी तो लगा सकते हैं ना. बड़ी बेसिक चीज है, पता होती है हमें, बट भूल जाते हैं कि इसमें ये भी कर सकते हैं. तो जब भी तुम्हें दे रखा होगा कि एक ट्राइंगल के अलोंग के वेक्टर्स है, हमेशा ट्राइंगल लॉ का यूज करा जाएगा. चेक करो, डायरेक्शन देखनी होती है ना, AB और BC ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट जो AC है इसकी डायरेक्शन अपोजिट है. तो क्या होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि जो अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर है वो बाकी दो के सम के बराबर होगा. बन गई ये बात. तो दैट मीन्स BC वाला वेक्टर तो सर यहां से आ जाएगा. बस अब क्वेश्चन मुझे क्लियर है कि क्या क्या स्टेप्स करने हैं, कैलकुलेशन बची है कर देंगे. डन, करो जल्दी से. AB क्रॉस AC फाइंड आउट कर लेते हैं पहले तो. डिटर्मिनेंट वाले मेथड से करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे बस. AB वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस, सॉरी कंप्लीट दे रखे ये तो और भी अच्छा है, 1 2 एंड -7 एंड AC वेक्टर 6D एंड -2. क्या आ गया ये, I कॉम्पोनेंट would be -4 + 7D, J component -2 + 42, 40 आना चाहिए था, -40 हो जाएगा, एंड K component is D -12. हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पुट कर दो. सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. तो लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन बनेगी, बट कोई बात नहीं, करना ही है सोल्व तो. दिस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 15√2. क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं सर, D में क्वाड्रेटिक बनेगी, सोल्व कर लेंगे. स्क्वायर ओपन भी कर दो सारे, 49D² + D² 50D² आ गया. D वाली टर्म्स कौन सी आएंगी चेक करो, 14 56 यहां से आएगा, और यहां से 24 -80D बन गया. कांस्टेंट टर्म कौन सी आएगी, 144 + 16 160 1760. राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये उस तरफ जाएगा तो 30√2 बनेगा, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 900 × 2 = 1800, ऐसा कुछ आ चुका है. So we have 50D² - 80D - 40 = 0. 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. चेक कर लो फैक्टर्स बन पाएंगे क्या.
5 इंटू -4 इज -20, तो हाँ जी बन जाएंगे सर -10 और 2 से ब्रेक हो जाएगा। और वैसे मुझे हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है कि एक रूट तो d इज इक्वल टू 2 आएगा इसका, और अगर एक रूट आ गया तो दूसरा कैसे आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट से देखा जा सकता है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, -4/5 है। सो दैट मीन्स द सेकेंड रूट विल बी -2/5। दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ d। क्या लग रहा है, दोनों की दोनों रखेंगे क्या, या कोई रिजेक्ट हो जाएगी? दे रखा था सर क्वेश्चन में d तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, d की वैल्यू आ गई है, बन गई बात, पता चल गया। d की वैल्यू आ गई तो ac वेक्टर मिल गया, सो bc वेक्टर भी आ जाएगा। देखो क्या आ गया bc वेक्टर, AC माइनस AB करने ना, तो 6 - 1 दैट इज 5, ये 0 हो गया, ये भी 5 आ गया। सो 5, 0, 5 दिस इज द वेक्टर। सारे वेक्टर्स आ चुके हैं। लेंथ चाहिए मुझे साइड्स की, क्या करेंगे, सबका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जल्दी से ले लो। AB का मैग्नीट्यूड देखो क्या आ रहा है, √54 आ गया। AC का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √36, 40 एंड D की वैल्यू 44, एंड फाइनली BC का मैग्नीट्यूड कितना, वहां से √50। सो लार्जेस्ट साइड कौन सी आ गई है, AB वाली आ गई है। इसका स्क्वायर पूछा गया था मेरे से, सो आंसर कितना आ गया, 54 इज द आंसर, डन। सो इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था मेनली, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट वेक्टर A इज गिवन, वेक्टर B इज गिवन, वेक्टर C, तीन वेक्टर्स हैं वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स। ऐसी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखा करो, कोई ना कोई रोल तो होगा इसका क्वेश्चन में पक्का। अल्फा इंटू बीटा भी दे रखे हैं, ठीक है। लेट द वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कोमा बीटा फॉर विच द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल्स दिस एंड दिस इज दिस, अल्फा 1 बीटा 1, ठीक है ठीक है ठीक है। मेन इंफॉर्मेशन क्या समझ में आ रही है, अल्फा बीटा इंटीजर्स है, अल्फा इंटू बीटा -6 है, और क्या दे रखा है मुझे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके डायगोनल वेक्टर्स मुझे गिवन है। याद आ रहा है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, देखो दो फॉर्मूलाज होते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या कि अगर एक पैरेललोग्राम है ना ABCD, इसका एरिया क्या होता है, दो फॉर्मूलाज हैं, या तो AB क्रॉस AD करके इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सो किसी दो एडजेसेंट साइड्स के अलोंग के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड, एक तो ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या, अगर डायगोनल की टर्म्स में बात करनी है तो डायगोनल वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट करा जा सकता है, बट साथ में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। दीज आर द टू फॉर्मूलाज, याद रखेंगे। तो मुझे पता चल गया अगर डायगोनल्स की बात हो रही है मतलब ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और देखो दोनों फॉर्मूलाज में ना एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली क्या होती है, पहला वाला जो फॉर्मूला ये तो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए वैलिड है, बट सेकंड वाला इज वैलिड फॉर ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। तो इसने क्वेश्चन में अगर पैरेललोग्राम की जगह क्वाड्रिलेटरल भी दे रखा होता फिर भी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता। तो क्या आइडिया लगेगा कि एरिया कैसे फाइंड आउट करें, कि सर डायगोनल वेक्टर्स तो है ही है, A प्लस बी एंड B प्लस सी, फॉर्मूला लगा देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी क्रॉस B प्लस सी, राइट। ये मुझे दे रखा है, दिस इज इक्वल टू √21/2। क्या करेंगे, A प्लस बी आ जाएगा क्या, हाँ जी A प्लस बी आ जाएगा अल्फा की टर्म्स में, B प्लस सी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा बीटा की टर्म्स में, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ओवरऑल अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी, ये समझ में आ रहा है। और एक इक्वेशन सर मुझे दे रखी है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी और वही तो पूछेगी है मेरे से। तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, अब तो एक ही फॉर्मूला लगाना था, हो जाना चाहिए। करते हैं ट्राई, पहले ये फिगर आउट कर लेते हैं, A प्लस बी क्रॉस B प्लस सी, इसको एक वेक्टर R बोल देता हूँ मैं। सो लेट अस फाइंड द वेक्टर R। ओके, क्या बनेगा चेक करो, IJK। A प्लस बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, 2 - 1, 1 अल्फा एंड 2। B प्लस सी वेक्टर इट इज -1 बीटा एंड 0। So R vector के components are coming out to be -2 beta, then -2, then alpha plus beta. These are the components. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था। So कितना आ गया ये, so area is coming out to be 1/2 √4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। दिस इज गिवन एज कितना, दिस इज √21/2। इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास, करते हैं सिंप्लीफाई, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग भी कर देंगे। क्या आ गया,
अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर, और देखो अल्फा बीटा की वैल्यू तो मेरे पास है, ये -6, ये भी पुट कर देंगे, सो दिस इज -6, सो -12 प्लस 4 -8 आ गया, दिस इज इक्वल टू 21, सो वी आर गेटिंग द इक्वेशन एज दिस। बन गई बात, एक इक्वेशन आ गई है, काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, इसको अल्फा इंटू बीटा के साथ सोल्व कर सकते हैं। यस, बट देखो मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन भी तो थी ना, अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स, इसका यूज करें क्या? तो अगर थोड़ा सा सोच के देखें तो मुझे ना दो तरीके नजर आ रहे हैं इसको आगे सोल्व करने के। एक तो क्या कि सर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, सोल्व कर देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज -6। तो क्या करूंगा, यहां से लेटस से बीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा अल्फा की टर्म्स में, यहां पे पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। एक तो ये तरीका है, बट मुझे पता है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मुझे तो पता ही है अल्फा बीटा इंटीजर्स है, तो क्यों ना हिट एंड ट्रायल का यूज कर लें। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हिट एंड ट्रायल से काम चल जाता होता है, तो ट्राई करके देखो एक बार। अल्फा की वैल्यूज पुट करते जाओ, चेक करो बीटा की वैल्यू इंटीजर आ रही है क्या। तो सोच के देखो, अल्फा इक्वल टू 0 बात बनेगी क्या? 0 से तो नहीं बात बनेगी सर, बीटा इंटीजर नहीं आएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 नहीं बनेगी, अल्फा इक्वल टू 2 नहीं बनेगी, अल्फा इक्वल टू 3 9, हाँ जी अल्फा इक्वल टू 3 से बात बन रही है। क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 3 रखेंगे तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4, सो बीटा इक्वल टू प्लस और -2 आ रहा है। और अगर अल्फा इक्वल टू 3 से बात बन रही है मतलब -3 से बात बन जाएगी। और अल्फा इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा, 4 भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, 5 भी नहीं करेगा, उसके बाद तो वैसे ही नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो ही तो केसेस बने, या फिर ये बोल लो कि एक ही तो केस बना कि सर अल्फा की वैल्यू प्लस और -3 हो सकती है, बीटा की वैल्यू प्लस और -2। बन गई बात, हो गया सॉल्व। बट इसने क्या बोला था कि दो पेयर्स आएंगे ऐसे, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2। हमारे तो कितने पेयर्स आ रहे हैं, हमारे तो ज्यादा आ रहे हैं, 3,2 वाला आ रहा है, 3,-2 वाला आ रहा है, -3,2, -3 एंड -2, हमारे 4 पेयर्स आ रहे हैं। तो दैट मीन्स चारों में से किसी दो को रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक्चुअल में दो ही आएंगे। बता सकते हो चारों में से कौन से दो रिजेक्ट करें? कंडीशन थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6, तो क्योंकि मुझे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -6 भी तो सेटिस्फाई करवानी है ना साथ में, तो क्या चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव। दैट मीन्स ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये वाला रिजेक्ट हो गया। बन गई बात, पता चल गया दो ही पेयर्स हैं, 3,-2 एंड -3,2। तो इसमें से किसी एक को नाम दे देते हैं अल्फा 1 बीटा 1 का, और किसी दूसरे को नाम दे देंगे अल्फा 2 बीटा 2। चेक करो क्या पूछा गया था फाइनली हमसे। सो द क्वेश्चन वाज टू फाइंड दिस वैल्यू, आ जाएगी, कर दो वैल्यूज पुट ध्यान से। अल्फा 1 स्क्वायर प्लस बीटा 1 स्क्वायर, 9 + 4 इज 13, माइनस अल्फा 2 बीटा 2, ये तो -6 है ही है, सो 13 + 6 19 वुड बी द आंसर। यस, ठीक बात है। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ये इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। देखो इसको देख के मुझे क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। बी क्रॉस सी वाला वेक्टर मुझे पता है कैसा होता है, बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर। तो एक तो मुझे ये आइडिया लग रहा है कि इसका मतलब है कि ए वाला वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा और सी के परपेंडिकुलर होगा। इन अदर वर्ड्स ए डॉट बी वुड बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी वुड बी 0। इतना कुछ पता चल रहा है यहां से। तो आगे देखते हैं, इफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to π/3 इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी। एंगल की बात आ गई है। जब भी एंगल की बात आती है क्या थॉट आता है कि सर एंगल को ना दो चीजों में यूज करते होते हैं हम, या तो डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अगर बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है, इसको यूज करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं बी डॉट सी का यूज करूंगा, मोड बी मोड सी कोस अल्फा, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, मोड बी मोड सी साइन अल्फा। तो किसी भी क्वेश्चन में जब एंगल की बात करेंगे, इन दो चीजों के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। तो देख लेंगे किसका यूज करना है। वैसे तो हिंट क्या मिल रहा है कि सर बी क्रॉस सी दे रखा है, मुझे इसी का यूज करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था मुझे, सॉरी। ठीक बात है, तो एक हिंट यहां से मिल गया। पूछा क्या गया फाइनली, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज, मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो देखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू को देख के पहले ही थोड़ा सा डर जाते हैं हम लोग कि सर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो कोई नहीं, चिंता वाली बात नहीं है। बस इसका मतलब सिंपली ये है कि इसकी वैल्यू ना सॉल्व करके कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, किसी के ऊपर डिपेंड कर रही होगी।
तो पहले सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। एक बार अगर पता चल गया किसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसके बाद तो सोल्व हो ही जाता है जनरली। यस, तो क्या करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो वेक्टर्स वाले क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट कहां से करें, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करें। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि भाई जो चीज पूछी गई है ना वहां से स्टार्ट कर लिया करो। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, y इज इक्वल टू दिस। अब इसका क्या करेंगे, मोड ऑफ c माइनस ए का होल स्क्वायर। जब भी दो वेक्टर्स का सम आएगा या डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना जैसे, उसी फॉर्म में यूज कर लेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसका। क्या फॉर्मूला, मोड ऑफ c का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a डॉट c। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली तीन वेक्टर्स का सम भी अगर दे रखा होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर से जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर प्लस मोड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो उसी तरीके से चलेंगी हमेशा। अब चेक करो क्या कुछ पता है मुझे इसमें, मोड a पता है, हाँ जी मोड a पता है, मोड c नहीं, मोड c नहीं पता। सो मोड c का स्क्वायर, मोड ऑफ a पता है तो ये 4 हो गया। a डॉट c पता है क्या, हाँ जी a डॉट c भी पता है हमें, तो बात बन गई है, फिर तो काम आसान हो गया लगता है। सो वी आर गेटिंग y की वैल्यू इज इक्वल टू दिस। यस, अब सोचना पड़ेगा। तो पता चल गया कि y ना c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोड ऑफ c के ऊपर। दैट मीन्स क्या कि अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम पूछी गई है, तो मोड ऑफ c की भी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब हमें थोड़ा सा टारगेट क्लियर हो गया हमारा, किस डायरेक्शन में जाने, मोड c की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करनी है, मिनिमम वैल्यू। अब वो सोचना पड़ेगा मोड c की वैल्यू कहां से आएगी। तो बाकी क्या कुछ इंफॉर्मेशन है उस पर नजर मारते हैं। एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन थी, अल्फा को यूज करना पड़ेगा किसी तरीके से। और क्या हिंट मिल रहा है कि सर अल्फा का इंटरवल दे रखे है ना, तो यहां से कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इंटरवल दे रखा है मुझे। ठीक बात है। और मुझे पता है अल्फा को यूज करने का तरीका या तो बी डॉट सी या मोड ऑफ बी क्रॉस सी, और क्योंकि बी क्रॉस सी दे रखे तो इसी को यूज करना चाहूंगा मैं। तो लेट अस ट्राई, बी क्रॉस सी गिवन है, क्या करें, मॉडुलस लगा देते हैं दोनों साइड पे, डेफिनेशन यूज करो। सो मोड बी मोड सी साइन अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए। लग रहा है कि बात बन रही है। मोड बी पता है हमें कितना, 3, मोड ए इज 2, सो 3 टाइम्स मोड सी साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। हाँ जी सर बन गई बात। मोड सी भी फर्दर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। हो गया। अब तो क्या चाहिए था मुझे, मोड सी की मिनिमम वैल्यू। अगर मोड सी को मिनिमम होना है तो साइन अल्फा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो वो तो पता ही है सर, अगर अल्फा 0 से π/3 के बीच में है ना, सो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब अल्फा मैक्सिमम होगा साइन अल्फा भी मैक्सिमम होगा, तो साइन अल्फा की मैक्सिमम हो जाएगी साइन π/3, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/2। बस ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा, तो मोड ऑफ सी की मिनिमम वैल्यू मुझे मिल चुकी है जो मुझे चाहिए थी। दैट मीन्स क्वेश्चन सोल्व हो गया अब तो मेरा। सो रूट 3/2 कितना आ गया, ये 4/3 रूट 3 आ गया। क्या करें, इसको उठा के यहां पे रख देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। सो y की मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी मोड ऑफ c का स्क्वायर 16/27 प्लस 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ गया, 16 प्लस 108, 124 वुड बी द आंसर। यस, ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। और ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ रहा है, दोनों के कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चन ना खूब पूछे जाते हैं वेक्टर्स के अंदर। यस, डन। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ। लेट ए वेक्टर इज गिवन, दो अननोन्स हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अ वेक्टर बी इज सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी, फिर से एंगल की बात आ गई है, तो या तो ए डॉट बी का यूज कर रहे होंगे या ए क्रॉस बी का। मोड ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है, इफ ए डॉट बी, देखा ए डॉट बी आ गया, तो इसमें यूज हो जाएगा सर थीटा, तो एंगल तो यहां पे यूज हो जाएगा। और क्या आइडिया लग रहा है कि मोड ऑफ बी तो मुझे गिवन ही है, थीटा भी गिवन है, यहां से मोड ऑफ ए आ जाना चाहिए डेफिनेशन का यूज करके। ठीक बात है, पूछा क्या गया, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, ए क्रॉस बी भी आगे पिक्चर में, ठीक है, डन। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है, क्यों, क्योंकि सर यहां से मोड ऑफ ए तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और उसी मोड ऑफ ए का यूज करके मेरे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू भी आ जाएगी। बस ये अल्फा बीटा का देखना है ये कैसे आएगा, इसका थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो पहले ए डॉट बी से, इसको यूज करने का क्योंकि मुझे पता है एक ही तरीका है, कोई डाउट ही नहीं है, मोड ए मोड बी
कोस थीटा दिस इज इक्वल टू 3√2। वैल्यूज पुट करके देखते हैं। मोड ए नहीं पता मुझे, मोड बी की वैल्यू कितनी, √6, कोस थीटा कितना 1/√2, 3√2। सो ये √3 आ गया, यहां से कैंसिल आउट करेंगे, ये भी √3, दैट मीन्स मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, √6 आ गई है। ओके, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी तो आ जाएगा मेरे पास ना, ठीक बात है। अच्छा, अल्फा बीटा कैसे फाइंड करें, अल्फा बीटा कहां पे है, ये रहा अल्फा बीटा। अच्छा, दैट मीन्स मोड ऑफ ए तो मेरे पास अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखा जा सकता है। चेक करो क्या आएगा मोड ऑफ ए, बात ही बन गई सर, ये तो कुछ बचा ही नहीं फिर तो क्वेश्चन में। सो जो मोड ऑफ ए है वो डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की टर्म्स में आ रहा है, तो ये वैल्यू तो मेरे पास डायरेक्टली आ गई 5 के बराबर। हो गया अब तो क्वेश्चन, इसकी वैल्यू आ चुकी है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी मैं फाइंड कर देता हूं बड़े आराम से। यस, सो मोड ए मोड बी एंड साइन थीटा कर दो वैल्यूज पुट, आंसर आ जाएगा √6 1/√2। तो कितना आ गया 6/√2, दैट मीन्स 2√3 आ गया। नो 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 3√2, राइट। सो 3√2 इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। सब कुछ आ चुका है, क्या करें, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो द फाइनल आंसर शुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 5 एंड इसका स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर इज 18। सो 5 into 18 इज 90। डन, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके फाइन। देखो एक चीज ना वैसे और भी होती है, हमने क्वेश्चन में यूज नहीं करी, डायरेक्टली मेरा सोल्व हो गया, बट काफी क्वेश्चंस में क्या होगा जिसमें भी ए क्रॉस भी प्रेजेंट है, ए डॉट भी प्रेजेंट है, एक चीज और यूज करी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज लैग्रांजेस आइडेंटिटी। इसको भी याद रखा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इसको यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। क्या होती है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, कि सर ए डॉट बी का जो स्क्वायर होता है प्लस मोड ऑफ ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। इसको भी याद रखा जा सकता है। तो जब भी मुझे ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों एक साथ दे रखे होंगे, आई कैन ऑलवेज यूज द लैग्रांजेस आइडेंटिटी। यस, ठीक बात है। ओके डन। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। लेट वेक्टर ए इज गिवन, पूरे का पूरा अननोन वेक्टर है, वेक्टर बी इज गिवन, ये भी पूरा अननोन है, बी टू वेक्टर सच दैट, क्या कुछ गिवन है, मोड ए इज गिवन, मोड बी इज गिवन, ए डॉट बी इज गिवन। क्या हिंट मिल रहा है कि ए डॉट बी को अगर मैं यूज करूंगा मोड ए मोड बी कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी मेरे पास अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, ये थोड़ा सा खतरनाक सी फॉर्म में दे रखा है, कोई नहीं, चलो पूछा क्या गया, एंगल पूछा गया बिटवीन द वेक्टर बी एंड सी। एंगल आ गया, दो तरीके यूज हो सकते हैं, दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो बी डॉट सी से या फिर बी क्रॉस सी से। बट जनरली जब भी मुझे एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम कोस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हमारे लिए ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मेरा टारगेट है कि अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो मुझे बी चाहिए, बी का मोड चाहिए, सी का मोड चाहिए, बी डॉट सी चाहिए, इतनी चीजें पता होनी चाहिए मुझे। तो चेक करो क्या कुछ पता है। बी का मोड तो पता है सर, बट बी डॉट सी नहीं पता मुझे, मोड ऑफ सी भी नहीं पता। सो टारगेट क्या है, ये दो चीजें फाइंड करनी है, बी डॉट सी पता करना है, मोड ऑफ सी। देखते हैं चलो दोनों को वन बाय वन। बी डॉट सी कैसे फाइंड करें, सी वेक्टर तो अच्छा मेरे पास है ही है ना, तो आ जाना चाहिए। चेक करो, बी डॉट सी फाइंड करने की ट्राई करते हैं पहले। सी की वैल्यू पुट कर दो एज इट इज, क्या बनेगा ये 2 टाइम्स दिस माइनस दिस, राइट। कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई। पता है हमें कि जैसे सर रियल नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन होती है ना, सेम तरीके से ये डॉट मल्टीप्लीकेशन भी होती है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया 2 टाइम्स बी डॉट ए क्रॉस बी आया, और माइनस में 3 टाइम्स बी डॉट बी, बी डॉट बी तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर होता है। अच्छा बढ़िया बात बन गई सर। ये तो ये बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी डॉट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर होता है, ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये वाला वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो डन। सो किसके बराबर आ गया, ये तो इसके बराबर आ गया। ये तो सोल्व हो गया सर, -3 टाइम्स मोड ऑफ बी स्क्वायर के बराबर आ गया है, और मोड ऑफ बी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है कितनी 4। सो -3 × 16 -48 आ गई इसकी वैल्यू। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट आ चुका है मेरे पास।
डिनोमिनेटर वाला पार्ट फाइंड करने की ट्राई करते हैं, मोड ऑफ सी फाइंड करने की ट्राई करते हैं, चेक करो। तो इस पूरे का मोड चाहिए मुझे, 2 टाइम्स ए क्रॉस बी माइनस 3 टाइम्स दिस। तो फिर से नोटिस कर पा रहे हैं दो वेक्टर्स का डिफरेंस है। जब भी दो वेक्टर्स का डिफरेंस या मैग्नीट्यूड हो, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करके वो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो मैं तो ना मोड ऑफ सी का स्क्वायर फाइंड कर रहा हूं, लगा दो आइडेंटिटी, क्या बनेगा, 4 टाइम्स मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस कितना बन गया, 12 टाइम्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट। और फिर से सेम ही चीज नोटिस कर पा रहे हैं सर, ए क्रॉस बी और बी का डॉट प्रोडक्ट तो मुझे पता है 0 ही होगा, तो ये सारा तो 0 बन गया। इसमें से क्या कुछ पता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पता है क्या, चेक करो। नहीं सर, मोड ऑफ ए क्रॉस बी तो नहीं पता, बट क्या मोड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड कर सकते हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा, कैसे फाइंड करेंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो क्या कि सर ए डॉट बी की डेफिनेशन का यूज करूंगा पहले मैं, मोड ए मोड बी कोस थीटा, वहां से कोस थीटा आ जाएगा मेरे पास। अगर कोस थीटा आ गया तो इसमें यूज करने के लिए साइन थीटा भी आ जाएगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा। तो एक तरीका ये हो गया कि यहां से मैं पहले कोस थीटा फाइंड करूंगा, उसकी हेल्प से जो साइन थीटा आएगा उसको यहां पे पुट कर देंगे। बट दूसरा तरीका क्या है, क्या सीखा था हमने, लैग्रांजेस आइडेंटिटी सीखी थी। तो इफ आई यूज एल आई द लैग्रांजेस आइडेंटिटी, तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए। सोच के देखो, मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर। यस, तो आसान हो गया मेरा काम, कैलकुलेशन आसान हो गई है हमारी। तो बताया था आपको लैग्रांजेस आइडेंटिटी याद रखेंगे। तो 16 माइनस 4 इज 12, ये आ गया, बन गई बात, कर दो यहाँ पे पुट। सो मोड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 12 दैट इज 48 प्लस 9 इंटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर इज 16, ये आ गया। सो 48 प्लस 144 आए क्या, 192। दैट मीन्स मोड सी की वैल्यू अंडर रूट 192 होगा। सिंप्लीफाई, 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, 16 1 एंड 2 अंडर रूट ऑफ 12, ठीक बात है। सो 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 12 और ये बन गया 8 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3। सब कुछ आ चुका है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाना चाहिए, कर दो। सो कोस थीटा इज इक्वल टू बी डॉट सी कितना, माइनस 48, मोड ऑफ बी कितना 4, मोड ऑफ सी कितना 8 रूट 3। यस, सो 8 टाइम्स 6 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2, सो माइनस रूट 3 बाई 2, ये आंसर आ रहा है। कोस थीटा की वैल्यू ये आ रही है। क्या पूछा गया था, थीटा पूछा गया था, कोस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है सर, ऑप्शन 3 वुड बी करेक्ट। डन, तो बढ़िया क्वेश्चन था और लैग्रांजेस आइडेंटिटी का इसमें यूज आ गया, इसको याद रखा जाएगा। ओके फाइन, कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ। ढेर सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है दूर से, देखते हैं चलो। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर, 3 वेक्टर डायरेक्टली दे दिए गए। इफ अ वेक्टर पी सेटिस्फाइज दिस, ये ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है इस चैप्टर का, और इस पे खूब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। देखते हैं अभी इसको, पी डॉट ए इज इक्वल टू 0 देन पी डॉट दिस इज इक्वल टू। तो टारगेट हमें समझ में आ रहा है कि सर 3 वेक्टर्स तो मेरे पास यही है, चौथा वेक्टर जो पी है ना वो फाइंड करने की ट्राई करनी पड़ेगी हमें। एक बार अगर वेक्टर पी आ गया तो ये वाली चीज भी फाइंड कर पाएंगे जो फाइंड करने के लिए बोला गया हमें। सो द टारगेट इज टू फाइंड वेक्टर पी। अब पहला तरीका, मेथड 1 तो क्या हो सकता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक वेक्टर तुम्हें फाइंड आउट करना है, सो मेथड 1 कैन ऑलवेज बी कि तुम्हें कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो पी को तुम एज्यूम कर लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक तो ये तरीका हो गया कि भाई हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो मैंने दिमाग नहीं लगाया ज्यादा, एक्स वाई जेड उसके कंपोनेंट्स मान लिए। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बैठ के सारी कंडीशंस लगाएंगे, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे, पी वेक्टर आएगा सोल्व कर देंगे। एक तो हो गया ये तरीका, बट ये ना बड़ा ज्यादा लेंथी तरीका है, बिल्कुल भी स्मार्ट तरीका नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये वाला तरीका अवॉइड करा जाए किसी दूसरे तरीके से अगर हम सोल्व कर पाए तो दूसरा तरीका क्या है, ऐसे पैटर्न के अंदर ध्यान देना। सो जब भी ऐसा पैटर्न आएगा कैसे यूज करेंगे, क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि सर क्रॉस बी वाली जो चीज है ना दोनों में कॉमन है, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। कैसे देखना, पी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0, और क्रॉस बी वाला जो पार्ट है इसको तो कॉमन लिया जा सकता है, काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं, सोच के देखो।
क्योंकि जैसे रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन काम करती है वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन भी तो काम करती है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज बन रही है कि सर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर कब होता है पता होना चाहिए। तो अगर a क्रॉस b बराबर 0 है दैट मीन्स a और b पैरेलल वेक्टर्स होंगे, और अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है उसका मतलब क्या होता है a और b परपेंडिकुलर होंगे। तो क्योंकि इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों पैरेलल होंगे, और पैरेलल वेक्टर्स होने का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो लैम्डा टाइम्स बी करके लिख सकता हूं मैं। सो देख रहे हो पी वेक्टर चाहिए था मुझे, पी वेक्टर आ गया मेरे पास ऐसे लैम्डा की टर्म्स में आ गया। सो बी वेक्टर मुझे पता है, सी वेक्टर मुझे पता है, अगर कहीं से ये लैम्डा मिल जाए ना तो पी वेक्टर पूरा पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। अब लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे बस वो देखना है। तो देख रहे हो अगर मैं मेथड 1 से करता 3 वेरिएबल फाइंड करने पड़ते मुझे, यहां पे एक ही वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा, और इसके लिए तो मेरे पास कंडीशन है ही है सर p डॉट ए इक्वल टू 0 वाली। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए ना मैं ये वाली कंडीशन लगा दूंगा, p डॉट ए इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू उठा के ये वाली रख देते, लैम्डा b प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। यस, क्या बना, फिर से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। सो लैम्डा टाइम्स b डॉट ए लिखो या a डॉट b लिखो, एक ही बात है, प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें तो फाइंड कर लेंगे हम, a डॉट बी भी आ जाएगा, a डॉट सी भी आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा सॉल्व। अब तो a डॉट बी फाइंड करो कितना आएगा। सो 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 14 माइनस 1 आ रही है। a डॉट सी चेक करो कितना आएगा, 3 माइनस 3 0 माइनस 8, ऐसा कुछ आ गया। सो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है -8। यस, सो p वेक्टर पता चल गया। अब फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस थिंग p डॉट आई माइनस जे माइनस के। अब फिर से देखो दो तरीकों से कर सकते हैं हम, तरीका तो एक ही है। अगर कैलकुलेशन की टर्म्स में बात करें ना तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि सर -8 को ना मैं यहां पे रख देता हूं, -8 प्लस बी प्लस सी आएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे पूरा, p वेक्टर आ जाएगा, उसको यहां पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं पूरा p वेक्टर नहीं फाइंड करना चाह रहा तो फिर से मैं सेम काम करूंगा कि इसको ना मैं इसी टर्म्स में उठा के यहां पे रख दूंगा। यस, तो इसको अगर मैं कुछ नया नाम दे दूं ना, वेक्टर आर मान लूं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो, बट मैं पूरा वेक्टर p नहीं लिखना चाह रहा, अपना टाइम सेव करना चाह रहा हूं, तो मैं इस तरीके से करूंगा। p डॉट आर चाहिए मुझे, p की वैल्यू क्या थी, लैम्डा b प्लस सी, दैट मीन्स -8b प्लस सी डॉट आर, ये फाइंड करना है मुझे। सो -8 टाइम्स b डॉट आर प्लस सी डॉट आर, क्या बनाइए, कर दो वैल्यूज पुट अप। b डॉट आर क्या होगा, b वेक्टर पता है, r वेक्टर पता है, तो क्या आ गया ये। सो दिस इज 4 -1 3, 3 - 7 इज -4। c डॉट आर चेक करो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस 3 4 -4 0 आ गया क्या, 0 आ गया ये तो। सो -8 इंटू -4 32 इज द आंसर। देख रहे हो, सो p वेक्टर मुझे फाइंड ही नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली सोल्व हो गया। सो ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। तो ये वाला पैटर्न मैं याद रखूंगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, जितने मर्जी वेरी लगाते जाओ, इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है ये वाला पैटर्न, हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करा जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स बना के एक सिंगल अननोन बचेगा, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, चेक करो। ए वेक्टर, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन एंड सी बी 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, सच दैट, ये हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी है ए बी सी में। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। इफ a डॉट सी इज -29 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो अल्टीमेटली तो मुझे सी वेक्टर फाइंड करने हैं ना, सी वेक्टर आ गया तो आंसर आ जाएगा। एक तरीका मुझे पता है हमेशा जो अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज कि सी वेक्टर को एक्स वाई जेड की टर्म्स में एज्यूम कर लेंगे, जो जो कंडीशंस दे रखी हैं लगाते जाएंगे, मेरे पास एक्स वाई जेड में इक्वेशंस आ जाएंगी, सोल्व कर लेंगे। बट सोच के देखो कोई दूसरा तरीका है क्या, यही मेन कंडीशन है ना मेरे पास। सोच के देखो इसका क्या करा जा सकता है, लग रहा है कुछ हिंट मिल रहा है। c प्लस आई वाला वेक्टर, हाँ जी सर ये दोनों जगह प्रेजेंट है, यहां पे भी है यहां पे भी है, तो क्या लग रहा है वही वाला पैटर्न बन गया क्या, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ है सर, इसमें c प्लस आई पहले लिखा गया, इसमें बाद में लिखा गया।
तो कोई बात नहीं, ये तो हमें करना आता ही है कि इसको माइनस टाइम्स ऐसे लिखा जा सकता है, सही बात है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। हाँ, अब बन जाएगी बात। क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और फिर सी प्लस आई क्रॉस को कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से ट्राई करके देखते हैं ना। सो सी प्लस आई क्रॉस में दिस ए प्लस बी प्लस आई एंड चेक करो क्या बनेगा, ये प्लस सी प्लस आई क्रॉस ए। बन जानी चाहिए बात, उसी टाइप की सिचुएशन बन गई है। सो सी प्लस आई क्रॉस, ये पूरा पार्ट कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस आई प्लस ए। सो दिस विल बिकम 2a प्लस बी प्लस आई। हाँ जी, हो जाएगा अब तो उसी तरीके से। क्या करना है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया तो दोनों के दोनों क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। सो वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। सो c प्लस आई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2a प्लस बी प्लस आई। अब बस लैम्डा फाइंड करना है मुझे। जैसे लैम्डा आ गया तो सी वेक्टर भी आ जाएगा, और सी वेक्टर आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। चेक करो, लैम्डा फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन है क्या? हाँ जी सर, ये कंडीशन है, a डॉट सी इज इक्वल टू -29। इसका यूज कर ले, कर लेते हैं। तो क्या करो, चाहो तो डायरेक्टली दोनों साइड पे डॉट मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, डॉट मल्टीप्लाई विद a। क्या बनेगा देखते हैं। सो वी आर गेटिंग a डॉट सी, देन a डॉट आई, then 2 times a dot a, that is mod of a का स्क्वायर, then a dot b, then a dot i। बस कैलकुलेशन है, करते जाओ, क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा। a डॉट सी की वैल्यू दे रखी है -29। a डॉट आई चेक करो, a वेक्टर है, डॉट आई करेंगे तो 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मोड ऑफ a का स्क्वायर कितना, 4 29 30, 30 इंटू 2 इज 60। a डॉट b की वैल्यू चेक करो, 4 -10 -6 -2 -8, एंड a डॉट आई तो 2 के बराबर था। सो वी आर गेटिंग -27 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 54। ठीक है, अच्छी वैल्यू आ गई है लैम्डा की, मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी -1/2। तो आ गया, यहां पे रख देते हैं, सी वेक्टर आ जाएगा सर। अब क्या करें, वही सेम तरीका कि या तो मैं पूरे का पूरा सी वेक्टर फाइंड कर लूं कंपोनेंट्स की टर्म्स में, यहां पे पुट करके आंसर आ जाएगा मेरे पास। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर इसको कुछ मान लेते हैं, आर वेक्टर मान लेते हैं। तो सी डॉट आर फाइंड करने, चेक करो क्या कर रहे हैं, सी की वैल्यू एग्जैक्टली ये वाली पुट कर लेते हैं। सो लैम्डा दैट इज -1/2 टाइम्स 2a प्लस बी प्लस आई और माइनस आई, ये हो गया हमारा सी वेक्टर, राइट। डॉट आर वेक्टर कर दो कैलकुलेशन, कितना आएगा ये। सो -1/2 को रखा हमने बाहर। सो 2 टाइम्स a डॉट आर प्लस b डॉट आर प्लस i डॉट आर, राइट, एंड माइनस i डॉट आर, ये आंसर आएगा। अगेन एक लास्ट स्टेप बचे कैलकुलेशन करनी है, कर लो जल्दी से। a डॉट आर चेक करो क्या आएगा, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर r, डॉट मल्टीप्लीकेशन कितनी, -4 प्लस 5 1, 1 - 1 इज 0, ये सारा तो 0 हो गया। सो वी आर गेटिंग -1/2 इंटू 0। b डॉट आर चेक करो, दिस इज b, दिस इज r, -4 -2 -6 प्लस 2 दैट इज -4। i डॉट r would be -2, and again I dot r that is -2. So we are getting this thing. So -6 upon -2 that is 3, 3 plus 2 is 5. So 5 is the final answer. Option 4 is correct. Question, let us see. Let vector A is given, vector B is given. If C is a vector such that, दो वेक्टर्स गिवन है, तीसरे वेक्टर के बारे में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है, मोड C is given, A dot C is given, okay, मोड ऑफ C माइनस A is given। इसको देख के तो क्या आइडिया लग रहा है कि एक ही तरीका होता है सर यूज करने का, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। एंड द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C, एंगल की बात भी हो रही है इन दो वेक्टर्स के बीच में। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। थोड़ा सा लग रहा है ना कि खतरनाक सा क्वेश्चन बन गया, काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है और यहां पे इसकी वैल्यू पूछी गई है A क्रॉस B क्रॉस C की। अब इसको देख के पहला थॉट तो क्या आता है
कि सर ये तो ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, 3 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा गया, ये तो अब सिलेबस में है ही नहीं है। यस, बट जरूरी नहीं है कि उसी तरीके से सॉल्व हो, क्या पता किसी और तरीके से भी सॉल्व हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे, अगर मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ रखा तो कोशिश करेंगे जो चीजें हमें पता है उसकी हेल्प से अगर सॉल्व कर पाए तो देखो मुझे ना थोड़ा सा हिंट मिल रहा है ऑलरेडी। इसने जो एंगल दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है, ए क्रॉस बी और सी के बीच में दे रखा है। तो फिर तो फायदा हो जाएगा सर। ए क्रॉस बी को अगर मैं एक सिंगल वेक्टर की तरह ट्रीट करूं तो इस पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, क्या पता वहीं से बात बन जाए। तो देखो स्टार्ट तो यहीं से कर रहे हैं, यही एक हिंट मिल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या लिखा जा सकता है इसको, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी साइन थीटा। थीटा कितना 60 डिग्री। तो पहला स्टेप तो ये हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब चेक करते हैं क्या कुछ पता है मुझे। मॉड ऑफ सी पता है क्या, नहीं मोड ऑफ सी नहीं पता। मोड ऑफ ए क्रॉस बी पता है क्या, हाँ जी, ए क्रॉस बी का मोड तो आ जाएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो टारगेट क्या है, सिर्फ ये फाइंड करने का टारगेट है। ये सोच के बताओ कैसे आएगा, हाउ टू फाइंड मोड ऑफ सी। क्या लग रहा है आइडिया, इसका यूज कर सकते हैं सर। कितनी वैल्यू होगी इसकी, मोड सी स्क्वायर प्लस मोड ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी, और ए डॉट सी तो मेरे पास है ही है, तो यहां से ट्राई करके देखें। लेट अस डू दैट। So we have mod of c minus a का square is equal to 8, लगा दो आइडेंटिटी, mod c square प्लस mod of a का square, mod of a का square कितना है 36 38 माइनस 2 टाइम्स a डॉट c, a डॉट c कितना this is equal to 8। हाँ बन गई है सर बात, mod c में क्वाड्रेटिक आ गई, ये तो सॉल्व कर लेंगे, mod c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व है अब मेरा, अब कुछ नहीं बचा ज़्यादा। सो मोड सी का स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स मोड ऑफ सी, ये मोड ऑफ सी था सॉरी, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स मोड ऑफ सी। यस ठीक है, तो ये कितना बन गया 30 बन गया। चेक करो फैक्टराइज हो रहा है क्या, माइनस 12 मोड सी प्लस 30 आ रहा है, नहीं सर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है कि ऑप्शंस भी इसी वाले फॉर्मेट में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24 बन रहा है, 24 कितना होता है 24 इज 4 इंटू 6, यस, सो 2 रूट 6 आ गया। ठीक है, रूट 6 की टर्म्स में चाहिए मुझे आंसर, ये चीज़ आ गई है। सो मोड सी की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, या तो 6 प्लस रूट 6 होगा या 6 माइनस रूट 6 होगा, बट मुझे कंडीशन गिवन है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 6 चाहिए, तो पता चल गया कि मोड ऑफ सी इज गोइंग टू बी दिस। यस ठीक बात है, तो क्या करें, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। बस क्या फाइंड करना बाकी है, ए क्रॉस बी फाइंड करना बाकी है ना, एक बार ए क्रॉस बी भी फाइंड कर ही दो चलो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। सो आई जे एंड के, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आर दिस, सो द कंपोनेंट्स विल बी नाउ 1, j के कंपोनेंट दैट इज -1, देन दिस इज गोइंग टू बी 5। ये आ गया ए क्रॉस बी, कर दो वैल्यूज पुट अप। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज 25 27, सो अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 6 प्लस रूट 6 इंटू साइन 60 डिग्री दैट इज रूट 3/2। ये अजीब सा आंसर आ रहा है, थोड़ा करो सिंप्लीफाई। रूट 27 इंटू रूट 3 कितना, रूट 81 हो जाएगा। रूट 81 की वैल्यू 9, सो 9/2 इंटू 6 प्लस रूट 6। ऑप्शंस में है, हाँ जी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देख रहे हो, देखने में तो लग रहा था कि ये तो 3 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, बट उसके बिना भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डन। तो देख के मत घबरा जाया करो कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो थोड़ा ट्राई तो करो कम से कम। इफ वेक्टर a is given, वेक्टर b is given, c is the vector such that a cross c is equal to b। देखते क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि b वाला जो वेक्टर है वो a के परपेंडिकुलर होगा और c के भी परपेंडिकुलर होगा। सो b डॉट a भी 0 होगा, b डॉट c भी 0 होगा। ठीक है, a डॉट c भी गिवन है, डन। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ओके, देखना पड़ेगा a डॉट c क्रॉस b माइनस b माइनस c। पहला काम तो क्या करें, ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं ना, थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। सो a डॉट सी क्रॉस बी माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट सी।
अच्छा, ए डॉट बी तो मुझे गिवन है, ए डॉट बी तो सर 0 के बराबर है, ओके, और ए डॉट सी भी गिवन है, राइट। तो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 3 है, दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग। तो टारगेट हमारा सिर्फ ये फाइंड करने का है, ए डॉट सी क्रॉस बी। ये सोचना पड़ेगा कैसे फाइंड आउट करें। यस, सोच के देखो, सी क्रॉस बी फाइंड करने का कोई तरीका है क्या? एक बार अगर सी क्रॉस बी आ गया फिर तो ए के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी क्रॉस बी कैसे आएगा, उसके लिए सी वेक्टर पता होना चाहिए, बट सी वेक्टर कैसे आएगा? सी वेक्टर की तो अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है हमें। लग रहा है कोई तरीका नजर आ रहा है सी वेक्टर फाइंड करने का। और अगर कोई तरीका मुझे नहीं नजर आएगा तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही बचता है, क्या कि सर सी को ना मैं एक्स वाई जेड वाला वेक्टर मान लूंगा वेरिएबल, और तीनों वेरिएबल मुझे सोल्व करने पड़ेंगे। तो अगर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो हमेशा आई विल गो फॉर दिस मेथड, बट इसको हमेशा एज अ लास्ट ऑप्शन यूज करेंगे। तो करके देखें एक बार, और तो कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। पहले क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी की कंडीशन लगाते हैं। चलो कैलकुलेशन देखते हैं कैसी बनेगी। ए क्रॉस सी क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट मेथड। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स 1 2 1, सी वेक्टर के एक्स वाई जेड, और बी वेक्टर क्या है 3 -3 एंड 3। देखते जाना ध्यान से, ये कौन सा वेक्टर आ गया? सो दिस इज 2z - y, दिस इज x - z एंड दिस इज y - 2x, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस। तीन इक्वेशंस बन गई है ना। सो सर तीन इक्वेशंस है, तीन वेरिएबल्स हैं, सोल्व हो जाना चाहिए, और सिंपल सी इक्वेशंस ही तो बन रही हैं। y - 2x इज इक्वल टू 3। चेक करो, कर ले सोल्व। क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। यस, तो अगर सब कुछ मैं x और y में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं तो ये वाली जो z की वैल्यू है ना, इसको उठा के मैं यहां पे डाल देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये? सो दिस विल बी 2 टाइम्स z की वैल्यू कितनी है, x + 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कितना आ गया ये? 2x - y इज इक्वल टू -3। अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि सर ये वाली जो x और y की इक्वेशन आई है ना, और ये वाली x और y की इक्वेशन तो सेम ही है, तो इन दोनों को तो सोल्व कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो दैट मीन्स किस टाइप की सिचुएशन है कि इक्वेशंस तो तीन है, बट उसमें से तीनों वेरिएबल फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा कब होता है, याद करो, डिटर्मिनेंट में सीखा होगा आपने कि जब तीन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं ना, तब हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि x y z की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर पाए। तो क्या करा जाता है उस केसेस में कि सबको एक सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो करेंगे क्या, एक काम करते हैं कि ना z को कुछ मान लेते हैं कि z को हमने नाम दे दिया k का। सो लेट z इज इक्वल टू k। अब मैं x और y को k की टर्म्स में फाइंड करूंगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने का यही तरीका होता है, पता है हमें। तो चेक करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन गई है, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2k - 3 आ गई। यस, और z की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू कितनी आएगी, सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू इज k - 3। सो मेरे पास जो इक्वेशन के सॉल्यूशन आए, जो c वेक्टर आया, वो कैसा आ गया, x इज k - 3, y इज 2k - 3, z इज k। बट अभी भी k तो मुझे फाइंड करना ही पड़ेगा ना, जब तक k नहीं आएगा तब तक ये वाली चीज नहीं आ पाएगी, a डॉट सी क्रॉस बी। तो बता दो k की वैल्यू कैसी आएगी, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है क्या? हाँ जी, a डॉट सी इक्वल टू 3 वाली कंडीशन है, बस फिर तो हो जाना चाहिए। तो a डॉट सी इज इक्वल टू 3 है, इसका यूज करूंगा मैं, राइट। कर दो। तो इसको a के साथ अगर डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी k - 3 प्लस 4k - 6 प्लस k इज इक्वल टू 3। कैलकुलेशन देखते जाना, वी आर गेटिंग 6k इज इक्वल टू 12, k की वैल्यू 2 आ गई है। बन गई बात, c वेक्टर पता चल गया। सो c वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी -1 देन 1 एंड देन 2। आगे वाला पार्ट कर सकते हैं। अगर एक बार c वेक्टर आ गया तो c क्रॉस b भी आ जाएगा, और अगर c क्रॉस b आ गया a के साथ डॉट मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी, तो इसके बाद वी कैन कंप्लीट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन है प्योरली, नथिंग एल्स। एक तरीका ये हो गया करने का, कोई दूसरा तरीका भी है क्या सर? हाँ देखो, दूसरा तरीका भी है, बट उसमें हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे। बट अगर मुझे बेसिक चीज पता है, हमने पढ़ रखा है, जेईई एडवांस के लिए पढ़ रखा है, या मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखना ध्यान से।
ये चाहिए था ना मुझे ए डॉट सी क्रॉस बी। सो ए डॉट सी क्रॉस बी तो क्या होता है कि सर ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, उसी की डेफिनेशन तो होती है। और उसकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी क्या पता है हमें कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करना पॉसिबल होता है हमारे लिए। तो अगर मैं डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दूं ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। और तुम नोटिस करो ए क्रॉस सी की वैल्यू तो मुझे दे ही रखी है वेक्टर बी, तो क्या आ गया ये बी डॉट बी बन गया। बी डॉट बी कितना होता है, मॉड ऑफ बी स्क्वायर होता है। मॉड ऑफ बी स्क्वायर है क्या मेरे पास, कितना 9 इंटू 327। क्या बात कर रहे हो सर, आ गई मेरे पास ए डॉट सी क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 27 डायरेक्टली, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी और अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था, अभी भी कैलकुलेशन बाकी थी इसमें। तो अगर मुझे थोड़ी सी जानकारी है जो आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स हैं उसके, तो उससे मुझे थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। यस, बट उसके बिना भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा हमारा। तो बस ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 27, इसकी वैल्यू आ गई 27 माइनस 3 24 वुड बी द आंसर। ठीक बात है, तो इसी के साथ दिस इज डन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे 2024 के अंदर, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे हमने कवर करने की ट्राई करी है, राइट। इसके अलावा अगर आपको और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।